वेलकम है सभी का मेरे चैनल पर परफेक्ट क्वीन ऑफ साइंस यूपी पर। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आपको सीटेट सेकंड पेपर साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है। आज मैं कराने वाली हूँ आपको चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या है इम्पोर्टेंट देखते हैं। चैप्टर 6 है जंतुओं में जनन। जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो जनन होता है वो किस तरह से होता है वो देखने वाले हैं। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति मतलब कि स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सबसे पहले है जनन की विधियाँ। एनिमल्स में जनन की जो विधि होती है वो क्या क्या है। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम आपको एक सारणी है, टेबल है, उसमें दिए हुए हैं, भरने की प्रयास कीजिए। जैसे कि क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं। बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है। क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वह दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी हैं वो विधियां? एक विधि है लैंगिक और एक है अलैंगिक जनन। 2 विधियां हैं। चलिए तो टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले ये टेबल है, इसमें क्या लिखा हुआ है। टेबल 6.1 में जंतु हैं और उनकी संतति है, मतलब बच्चे हैं। मनुष्य के शिशु होते हैं, बिल्ली का लिखने हैं, कुत्ते का या मुर्गी का चूजा दिया हुआ इस तरह से। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन क्या होते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लास 7th में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाइए तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। पढ़ते हैं आगे। नर जनन अंग, इसमें इम्पोर्टेंट चीज पर हम अंडरलाइन करेंगे। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिशन होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आपको चित्र 6.2 में दिखेगा, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। देखिए ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है, ये नर जनन अंग का चित्र है। आगे देखते हैं। ये पिक्चर है मानव शुक्राणु की। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मानव जो शुक्राणु होते हैं उसमें क्या होता है। मानव शुक्राणु में पूंछ होती है, एक मध्य भाग होता है और एक होता है सिर। यह है मानव शुक्राणु की पिक्चर। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। ये क्वेश्चन भी बन के आता है कि जो मादा जननांग होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी होते हैं और गर्भाशय होता है। देखिए आपको दिख रहे हैं अंडाशय 2 हैं, ये एक जोड़ी अंडवाहिनी है।
और गर्भाशय। आगे देखते हैं। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनियों में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिकाएं हैं। तो आपको पता चल गया होगा अंडाणु क्या है। प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु निकलता है। आगे देखते हैं। बोजू क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट थॉट है। बोजू को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। निषेचन के प्रोसेस को पढ़ते हैं। निषेचन है क्या, चलिए। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है, शुक्राणु अंडाणुओं का संलयन होता है, उसके बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। आगे देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, शो हो रहा होगा अच्छे से। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन हुआ, उसके बाद युग्मनज बनता है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नई व्यष्टि का प्रारंभ है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता के तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उसमें कौन से लक्षण माता से हैं और कौन से लक्षण पिता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन, जो अंदर होता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आगे पढ़ते हैं। क्या आपने परखनेली शिशु के विषय में सुना है? ये एक न्यू थिंग आ रही है, परखनेली शिशु। बोजो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे स्थिति में डॉक्टर, चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर एकत्रित निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित हो जाता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनेली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनेली में नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। पता लगाइए कि किस प्रकार संपन्न होता है। चलिए देखते हैं। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा तोड़ पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरनों की ओर जाते हैं। जब आपको इश्यू हो रहा होगा, नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडाणुओं के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन इसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। इसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है।
पहेली क्या कह रही है देखते हैं। यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। देखिए पिक्चर आपको शो हो रही होगी। युग्मज का बनना तथा युग्मज से भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का पिंड और भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। चलिए आगे देखते हैं। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। जब युग्मज बनता है, युग्मज के बाद भ्रूण होता है। युग्मज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकसित होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। आगे देखते हैं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होते रहता है और अंडवाहिनियों में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंदर अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच से प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। आगे देखते हैं। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु किन्हें बोलते हैं, अब वो देखते हैं। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद भी कर सकते हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देती। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण। अब आगे पढ़ते हैं। शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेंढक के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवधियों का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाएं अथवा चरणों को देख पाते हैं। अंडा होता है, टेडपोल होता है, फिर वयस्क। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेंढक कब बनेगा, वयस्क बन जाएगा?
टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टैडपोल का वयस्क देखिए आपको पिक्चर में शो हो रहा है। ये मेंढक है, अंडे हैं, टैडपोल है, फिर बाद में टैडपोल, फिर वो मेंढक बन जाता है। ऐसा ही रहता है पूरा चरण। देखते हैं आगे। में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा था जिनसे हम परिचित थे, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। चलिए तो देखते हैं। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसे ही बनाइए जैसा आपको दिखाया गया। देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ एक न्यू बर्ड निकलती हुई दिख रही है। ये इस तरह से होता है हाइड्रा में जनन। इसी को हम हाइड्रा में मुकुलन बोलते हैं। हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देता है। हाइड्रा में भी एक एकल जनन से निकलने वाले उदर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती हैं। अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणामस्वरूप एक जनन से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन एवं दुखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनसे एकल संतति, देखिए आपको ये पिक्चर शो हो रही है, अमीबा की पिक्चर है ये एक डॉली है। इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉली की कहानी। क्लोन किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट ने की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा था। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डार्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकपेस ईव से एक अंडकोशिका एकत्र की गई। अंडकोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैकपेस ईव की केंद्रक विहीन अंडकोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंडकोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंडकोशिका का विकास एवं परिवर्तन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिसने केंद्रक लिया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंडकोशिका में हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संतति को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए और कुछ की
जन्म के बाद ही मृत्यु हुई। क्लोन को जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृति होती हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको ये चैप्टर करा चुकी हूँ और अगर समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।